तो देखो इस चैप्टर न्यूक्लियाई में हम लोग ये दो टीम हम लोग देखेंगे। पहले टर्म ऑलरेडी बहुत कुछ हम लोग देख चुके हैं, जैसे हम लोग देखे हैं आपका कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसे कंपोज होता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखे थे ना हम लोग। और साथ में क्या देखे थे हम लोग, देखे थे साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या देखे थे? साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है? R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। उसके हम बाद में देखेंगे हाँ न्यूक्लियर डेंसिटी। और न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग देखे थे मास, ये इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक मास नंबर के। न्यूक्लियर डेंसिटी भी हम लोग देख चुके हैं, देखे हैं ना। हम लोग उसके बाद देखे हैं मास डिफेक्ट। क्या देखेंगे? मास डिफेक्ट देखें, डेल्टा एम। मास डिफेक्ट हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन मास of the nucleus and its constituent particles, Z into mp plus a minus z number of neutrons mn minus total mass of nucleus m। फिर हम लोग देखे थे आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E is equal to delta mc स्क्वायर, है ना। और तुम बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हो कि न्यूक्लियस जब बना होता है तो कितना एनर्जी रिक्वायर होता है, डेल्टा m into c स्क्वायर। फिर हम लोग देखे थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Eb डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। ये सब टर्म हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखेंगे। क्या देखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देख बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपका क्या है, सारा हम लोग इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल टर्म है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट 1U का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। ये होता है 1.66054 into 10 to the power -27 kg। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, ये अभी हम लोग करके देखेंगे। ये तुम्हारा हुआ क्या? ये तुम्हारा क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट। ये केजी का स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम देखो 10 का पावर -27। इसके रिलेटिव में तो 1U क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल। सबसे पहले देखो मास, आइंस्टाइन का इक्वेशन हम लोग यूज करके एनर्जी निकालते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। इसका मतलब अगर 1 ग्राम का मास कोई सब्सटेंस है, वो अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ये 1 ग्राम मास कंप्लीटली, तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा हम लोग इस इक्वेशन से अप्लाई कर सकते हैं। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मास आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करोगे 1000 होगा ना। C स्पीड ऑफ लाइट बता रहा है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब यूनिट हम लोग SI सिस्टम में यूज किए हैं, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल। तो E इज इक्वल टू जाएगा 1 बाय कितने जीरो है? 10 के 3, 10 to the power 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 8 स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? 16। और 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 13। तो E इज इक्वल टू 9 into 10 का पावर 13 जूल। इस एनर्जी को तुम देखो, सबसे पहले 10 का पावर 13 है, 10 का पावर क्या है? 13। ये एनर्जी तो ह्यूज है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब कि अगर बहुत छोटा मास, मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 मिलीग्राम इवन, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है कंप्लीटली, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? मिलता है आपको। अरे बोलो यार। यही रीजन है कि जब न्यूक्लियस ब्रेक करता है, न्यूक्लियस क्या करता है? ब्रेक करता है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो ह्यूज होता है। जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में देखेंगे, जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, रिएक्शन को कैरी कराया जाता है, तो वहाँ पे मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। न्यूक्लियस को क्या किया जाता है? ब्रेक। तो एनर्जी लिबरेट होता है ना, तो वो जो एनर्जी लिबरेट होता है वो इनॉर्मस होता है। ये तुम लोग निकाले एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। इससे आपको पता चला कि 1 ग्राम एनर्जी अगर कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। तो इसका स्कोप बहुत हाई है एज कम्पेयर टू कोल पेट्रोलियम। तो अगर आप टन ऑफ कोल्स और पेट्रोलियम, टन्स ऑफ कोल आप और लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम आप बर्न कर दो, तो भी आपको इतना एनर्जी नहीं मिलेगा जितना कि सिर्फ 1 ग्राम को अगर तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो इतना एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट। एनर्जी इक्विवेलेंट
सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U का मतलब देखो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, हाँ या नहीं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं mc², m आपको दिया हुआ है 1 U को अगर केजी में कन्वर्ट करेगा 1.66054 जो भी है 10 to the power minus 27, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एनर्जी पहले जूल में आएगा क्योंकि हम लोग SI यूनिट में यूज किए, सारा जो वैल्यू यहाँ पे चूज किए हैं वो किस में चूज किए हैं, SI यूनिट में, तो ये जूल में आएगा, तो हो जाएगा 1.66054 into 10 to the power minus 27, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 8 into 2 कितना हो जाएगा 16, सो minus 27 और plus 67 minus 11, तो E is equal to 1.66054 10 to the power minus 27 into 9, और ये आ जाएगा 27 को हटा देते हैं, हाँ कितना हो जाएगा ये 10 to the power minus 11 माइनस 11, ये जूल में आया, क्या आया जूल में। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, तो ये जूल को ये रहने तो बाकी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा, अरे होगा ना, तो ये जूल में आया है, तो आप कर दो 1.66054 into 9 into 10 to the power minus 11 multiplied with 1/1.6 into 10 to the power minus 19, ये आप किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19 माइनस 11 कितना बचा 8, तो E इज इक्वल टू जाएगा 9 मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 into 4 36, 3 9 into 5 8 आ जाएगा, 4 9 54 59 5 14.944 समथिंग आएगा, इनटू 10 to the power 8 आया, डिवाइडेड बाय 1.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, किसमें आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको सॉल्व करो, क्लियर है ना, 1.6 को इसके साथ अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9.315 देखो 1.6 है 14 इंटू 10 to the power 2 हम लोग रखते हैं और 10 to the power 6 को बाहर करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 931.5 इंटू 10 to the power 6, 10 to the power 6 बताता है मेगा, तो ये आ जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बहुत कम, देखो मास कितना तुम लिए हो 10 to the power minus 27 kg, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी स्मॉलर ही यूनिट है, लेकिन देखो 9.931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको दे रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हो 1 ग्राम कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 1 U कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी इक्विवेलेंट हम लोग निकालें, हाँ या ना। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग लगाने की चीज है ही नहीं, डायरेक्ट पुट एंड गेट वाला है। तो आप बोल सकते हो कि 1 U के इक्विवेलेंट इतना एनर्जी है, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखना है 931.5, तो बोलेंगे 2 U के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी होगा, 3 U के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी होगा, उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अरे हाँ नहीं, या 1 पॉइंट समथिंग U के इक्विवेलेंट कितना एनर्जी होगा वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। देखो आगे हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टर्म जो है तुम्हारा इसमें वो है रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी, एकदम सिंपल है, ये रेडियो एक्टिविटी कहते हैं किसको। तो कुछ एलिमेंट्स हैं या कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनसे हमेशा रेडिएशन निकलने रहता है, रेडिएशन से निकल रहा है मतलब एनर्जी निकल रहा है, और आइंस्टाइन बताया था कि मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी, मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है किसी सर्टेन एलिमेंट का वो क्या कर रहा है, डिके कर रहा है, क्या कर रहा है, डिके कर रहा है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है कुछ रेडिएशंस का कुछ सर्टेन मटेरियल से, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी करने का मतलब है, यहाँ ध्यान देना है, एकदम सिंपल सा टर्म है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी है आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा, अल्फा रे बोलते हैं, अल्फा रे को हम लोग बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस 42He। बीटा रे क्या होता है, बीटा रे, बीटा को हम लोग या तो कहते हैं पॉजिट्रॉन
या तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये है आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या पॉजिट्रॉन का है +1 0, या तो फिर गामा, या तो फिर क्या है गामा। तो गामा बेसिकली है एनर्जेटिक फोटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फोटोन, हाईली एनर्जेटिक फोटोन रेडिएशन है। तो ये तीनों रेडिएशंस जब किसी सब्सटेंस से, सर्टेन सब्सटेंस से निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जिस सब्सटेंस से निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अरे हाँ, तो चूंकि न्यूक्लियस हमेशा कंटिन्यूअसली ये सारे रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, तो न्यूक्लियस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस आपका चेंज कर जाएगा, मास उसका डिक्रीज होते गया तो एटॉमिक मास नंबर चेंज कर जाएगा ना, एटॉमिक नंबर भी चेंज कर सकता है। तो पहले कुछ अलग न्यूक्लियस रहा है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता जा रहा है। अरे जैसे मान लेते हैं यूरेनियम का है, कुछ देर के बाद किसी दूसरा का न्यूक्लियस बन गया। अरे बोलो यार, एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा डीके। क्या देखेंगे? अल्फा डीके। तो अल्फा डीके किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हो रहा है तो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक न्यूक्लियस है जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? रेडियो एक्टिव। तो कंटिन्यूअसली उसका डीके हो रहा है। तो एक्स जिस आपका न्यूक्लियस से आपका रेडियो एक्टिविटी हो रहा है या जिससे रेडिएशंस निकल रहा है, उस न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे पैरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? पैरेंट न्यूक्लियस। ये तुम्हारा पैरेंट न्यूक्लियस है जिससे तुम्हारे रेडिएशंस निकल रहे हैं। एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास नंबर A। अरे हाँ ये नहीं, इस न्यूक्लियस से अगर अल्फा डीके हुआ, एक अल्फा डीके अगर हुआ, एक अल्फा डीके हुआ, अरे हाँ ये नहीं, तो इसके एटॉमिक नंबर में, ये एटॉमिक नंबर Z है, इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। दिस एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 2। Z था, ये बन जाएगा Z-2। तो भैया ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया ना? हाँ, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है, एक हीलियम न्यूक्लियस ही निकल गया, यानी 2 अपने साथ लेते हुए निकल चुका है। तो ये हो जाएगा Z-2। भी बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे Z-2, और एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी आएगी, A-4 हो जाएगा। तो आपको एक नया न्यूक्लियस बन गया, इसको हम लोग Y मान लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, है ना? और अगर इसको बैलेंस करना चाहो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन को, तो देखो A है, यहाँ पे A- क्या है? 4। बैलेंस करने के लिए +4 और भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे Z है, यहाँ पे क्या है? Z-2। तो यहाँ पे 2 हम लोग को और प्लस ऐड करना पड़ेगा, और ये हीलियम न्यूक्लियस है। अरे बोलो यार। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब ये पैरेंट न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ तो इधर का मास निकालो, ये तुम इधर का और इधर का टोटल मास में डिफरेंस है। क्या है? मास में डिफरेंस। इधर मास ज्यादा है, इधर का कंबाइंड मास क्या है? कम। तो ये मास कहाँ पे गया? एनर्जी में। क्या हुआ? एनर्जी। तो हर प्रोसेस में आपका एनर्जी लिबरेट होता है, समझ में? रेडिएशंस करने का मतलब एनर्जी। तो ये हुआ अल्फा डीके। क्या हुआ? अल्फा डीके। कोई दिक्कत है क्या? एकदम सिंपल। अल्फा डीके का ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीटा डीके। क्या देखेंगे? बीटा डीके। तो बीटा डीके बहुत ही आसान है। बीटा डीके 2 तरह का डीके होता है, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, 2 होता है। अगर सिर्फ का सिर्फ सबका रिएक्शन लिखना है। बीटा डीके। तो बीटा डीके में आपका 2 है। सबसे पहला है बीटा प्लस डीके एंड बीटा माइनस डीके। क्लियर है ना? तो बीटा प्लस डीके हम लोग देखेंगे, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बीटा प्लस का मैं लिखूं, किसका लिखा? बीटा प्लस। तो ये तुम्हारा पैरेंट न्यूक्लियस है, X। क्या है? X। एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास नंबर A। यहां से बीटा प्लस डीके। क्या हुआ? बीटा प्लस डीके। ठीक है ना? तो अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है, बीटा प्लस डीके, तो इसका एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा। ये आपका A था, तो अभी भी एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? A। एटॉमिक नंबर कितना है? Z। यहाँ पे एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। तो हो जाएगा Z-1। तो एक नया न्यूक्लियस बनेगा। ये तुम्हारा पैरेंट न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा डॉटर, इसको Y मान लो। और इसको अगर बैलेंस करना है
ये यहाँ पे भी ये जीरो, क्या है जीरो, और यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हम लोग प्लस वन डाल सकते हैं। यही है आपका पॉजिट्रॉन। इसी पार्टिकल को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। और इसी प्रोसेस में एक और एलिमेंट्री पार्टिकल रिलीज होता है। जब भी बीटा प्लस डीके होगा तो बीटा प्लस डीके के साथ एक और एलिमेंट्री पार्टिकल आपको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। समझ में आ रहा है ना? इसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। अभी इस पार्टिकल को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये है आपका न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो चार्जलेस होता है, मासलेस, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये है बीटा प्लस डीके का। किसका है, बीटा प्लस। तो बीटा प्लस डीके का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो आपका होगा एटॉमिक नंबर में एक की कमी आएगी, एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। साथ में एक और पार्टिकल मिलेगा न्यूट्रिनो, और एनर्जी तो रिलीज हो ही रहा है कोई भी रेडिएशन में। दूसरा हम लोग देखेंगे बीटा माइनस एक्स, ये आपका जेड, ये आपका ए। यहाँ पे अगर बीटा माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, बीटा माइनस डीके हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई। क्लियर है ना? बीटा माइनस डीके। यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस वन, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा, जीरो। और साथ में एक और पार्टिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। अरे हाँ नहीं बोलो यार, ये तुम्हारे रिएक्शंस है। इसको लिख लो, कॉपी कर लो। देखो बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन हो रहा है। और न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हम लोग सब लोग जानते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में। अरे बोलो यार, प्रोटॉन का किस में हो रहा है, न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन का किस में हो रहा है, प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग मास क्या है, सेम। मास क्या है, सेम। वो तो डिफरेंस है नहीं। तो अब हम लोग देखो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। प्रोटॉन को अगर हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक मास में भी एटॉमिक नंबर में 1 का रिप्रेजेंटेशन करता है, एटॉमिक मास नंबर में 1 का। अरे एटॉमिक मास नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 1। न्यूट्रॉन का ये है तुम्हारा सिंबल। अगर n से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और मास नंबर में 1 का। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है ना? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो मास में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। मास में कोई चेंज आता है नहीं। तो लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन, पार्टिकल तो अलग हो गया है। अरे हुआ है ना? तो बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके का सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी है, बीटा प्लस और बीटा माइनस का तुम बोल सकते हो कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में। 1 1 p, ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, इसमें कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। ये हो गया 1 0 n, 1 0 n। बैलेंस करो, 1 1 है, कुछ नहीं आएगा, 0। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है, 0, तो यहाँ पे प्लस 1 देगा। अरे देगा ना? और ये किसका है, ये है आपका पॉजिट्रॉन। क्या है, पॉजिट्रॉन। यानी एक पॉजिटिव चार्ज निकला है। पॉजिट्रॉन मतलब बीटा प्लस। अरे बोलो यार। तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो एक पार्टिकल भी देता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। अरे हाँ नहीं। और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करो, 1 and 0 को हम लोग प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिए, 1 1 p। बैलेंस करो, 1 1 है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो -1 करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे जो पार्टिकल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है ना? ये बेसिक रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके का कैरेक्टरिस्टिक जो है
वो है एंटी न्यूट्रिनो। बीटा प्लस का क्या है? न्यूट्रॉन। बीटा प्लस में प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन में। और बीटा माइनस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो ये बीटा प्लस बीटा माइनस डीके का कंप्लीट रिएक्शन है। उसके बाद आता है गामा डीके। क्या आता है? गामा डीके। तो गामा डीके में कुछ नहीं होता है आपका। गामा डीके में ना मास नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर। अभी एटॉम जो चैप्टर था एटम, उसमें हम लोग पढ़े थे कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अगर हाइड्रोजन एटम की मैं बात करता हूँ तो n इज इक्वल टू 1 कहलाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट। उसके बाद आगे चल जाए तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अरे बोलो यार। और एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को लिबरेट करता है, रेडिएशंस निकलता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन निकलता है। क्या निकलता है? फोटोन। उसी तरह अगर एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में, किसमें? एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। किसमें आ रहा है? ग्राउंड स्टेट में। तो एनर्जी निकलता है। क्या निकलता है? एनर्जी। लेकिन उसका खुद का मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ये एलिमेंट थोड़ी ना बदल जाएगा। तो गामा डीके का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई भी मास नंबर में या एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो ये कंप्लीट डीके। फटाफट इसको कॉपी। हाँ, कन्वर्जन। हम लोग क्या देखेंगे ना कि हम लोग अब न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस और गामा डीके देखें। तो ये सब को यूज करके अब हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन सीखना है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे। फटाफट लिखा जाए अपने कॉपी में। लिखो, राइट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्लियर है ना? फॉर नंबर 1, पहला आपका बोल रहा है अल्फा डीके ऑफ Ra88-226, ये करना है। सेकेंड आपको करना है अल्फा डीके ऑफ प्लूटोनियम, अल्फा डीके ऑफ Pu, और ये है 94-290-242। थर्ड आपको लिखना है बीटा माइनस डीके ऑफ कार्बन C611, क्लियर है ना? फोर्थ में आपका जो आसान है पहले लिखते जाओ। बीटा माइनस डीके ऑफ बिस्मथ, डीके ऑफ 210-83 इज द एटॉमिक नंबर बिस्मथ। फिफ्थ में लिख लिया था क्या? बीटा माइनस डीके ऑफ, इसको बीटा प्लस ले लो, बीटा प्लस डीके ऑफ कार्बन, बीटा माइनस डीके ऑफ हम लोग ले लेते हैं फॉस्फोरस, 32-15 फॉस्फोरस। और एक लास्ट हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ जेनन 54-120। तुम लोग ये रिएक्शंस को देखो, कोशिश करो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आसान लिखता है इसको हम लोग करते हैं, ये वाला का। तो पैरेंट न्यूक्लियस है आपका कार्बन, पैरेंट न्यूक्लियस का है कार्बन, बीटा प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? बीटा प्लस। तो मैं बताया था बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, 11 रहेगा। सॉरी, एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे एक क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो 6 से तो ये क्या हो जाएगा? 5। बता कौन सा होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आ जाएगा। अरे है नहीं, तो ये तो आसान है, ये तो कर ही सकते हो ना। ये सब डिफिकल्ट है वो नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन आसान वाले तो पूछेंगे, क्लियर है? या तो कुछ वो सब देगा लेकिन वो आइडेंटिफाई करना होता है, थोड़ा दूसरे फॉर्म में आपका क्वेश्चन करता है। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E, और यहाँ पे क्या होगा? 0। और बीटा प्लस होता है तो मैं बताया इसका प्रॉपर्टी होता है न्यूट्रिनो। क्या होता है? न्यूट्रिनो भी साथ में निकलेगा ना। ये तो हो गया। इसका देखते हैं, फास्फोरस का देखते हैं। फास्फोरस P है, ये आपका 15 है, ये आपका क्या है? 32। अब ये आपका इसमें हो रहा है बीटा माइनस। क्या हो रहा है? बीटा माइनस का भी एक देख लेता हूँ। तो यहाँ बीटा माइनस हो रहा है, तो बीटा माइनस में एटॉमिक नंबर, मास नंबर कोई भी चेंज नहीं आता है। बीटा प्लस बीटा माइनस,
32 ही रहेगा। यहाँ पे जो है वो एटॉमिक नंबर 1 डिग्री बढ़ जाएगा 16, तो 16 है सल्फर का, किसका है? सल्फर का। एस बैलेंस करो, यहाँ -1, ये आपका E, ये आपका 0, यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी है एंटी न्यूट्रिनो। ये वाला देखते हैं 94, तो इसका हम लोग लिखते हैं अल्फा डीके हो रहा है ना, 242 PU 94 अल्फा डीके। कौन सा डीके हो रहा है? अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में बताया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज होता है, 242 - 4 238 और 94 - 2 92। ये यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। बैलेंस करोगे तो हो जाएगा 42He। ये आ गया। अरे हाई ने गामा डीके की बात नहीं कर रहा है।